हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कूल साथी पर। स्कूल साथी पर आशीष सागर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको स्कूल साथी पर गणित विषय पढ़ाने वाला हूं। गणित कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं इन दोनों ही कक्षाओं के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम कक्षा 10वीं की गणित का पहला चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो किस प्रकार से हम कक्षा 10वीं की गणित को पढ़ने वाले हैं और कक्षा 9वीं की गणित को किस प्रकार से हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में मैं एक बार आपको थोड़ी सी बातें बता देता हूं और फिर उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टोटल कक्षा 10वीं में 14 चैप्टर है। जैसे कि आपके पास बुक जो होगी उसको आप देख लिए होंगे, पहले ही देख लिए होंगे उसको। तो टोटल 14 चैप्टरों में से हमको सबसे पहले पहला चैप्टर आज स्टार्ट करना है। तो हमको कैसे करना है, किस प्रकार का हमारा रोड मैप रहेगा हमारे पूरे सिलेबस को पढ़ने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर को कंप्लीट। चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कहने का मतलब क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, वीडियो के माध्यम से, है ना, हर एक क्वेश्चन को और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन को प्लस हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली के क्वेश्चनों को, इन दोनों क्वेश्चनों को हम, है ना, यहीं पे वीडियो के थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कराऊंगा। अब चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद पीवाईक्यूज लगाएंगे, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब विगत सालों के सवालों को हम हल करेंगे। और कितने सालों के सवालों को हल करेंगे, तो हम 10 साल के सवालों को हल करेंगे। यह जो कि मध्य प्रदेश बोर्ड में अपने जो बोर्ड परीक्षा में जो पेपर होता है उसमें प्रीवियस 10 साल मतलब 2014 से लेकर के 2024 तक के सवालों को हम हल करेंगे। 2025 को भी अपन इंक्लूड कर लेंगे। तो यहां तक हमको करना है। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी पढ़ने की। अब सबसे पहले हम यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपके कक्षा 10वीं के बुक में पहला चैप्टर दिया हुआ है जो कि क्या है बेटा, वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं रियल नंबर्स। अब जैसे ही मैंने वर्ड जो है संख्या बोला, ठीक है, आपने अभी तक संख्या वर्ड के बारे में सुना है। संख्या तो आप जानते ही, सिंपल सी बात है। पर बेटा क्या कभी आपने संख्या की परिभाषा के बारे में सोचा कि यह संख्या क्या चीज होती है? भाई आइए मैं आपको संख्या के बारे में बताता हूं। तो हमारे पास संख्या की परिभाषा है। क्या है संख्या की परिभाषा? देखिए, संख्या एक गणितीय अवधारणा है, मतलब कि यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग 3 चीजों के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग मापने के लिए, गणना करने के लिए और लेबल करने के लिए किया जाता है, उसे हम संख्या कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, देखिए, तो यह एक गणितीय अवधारणा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यह एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको मैथमेटिशियन के द्वारा, गणितज्ञों के द्वारा जो है वह बताया गया है। और जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, जिसका उपयोग हम मापन में, गणना में व लेबल करने के लिए, किसी भी चीजों को लेबल करने के लिए किया जाता है। तो यह संख्या की परिभाषा हो गई। अब हम बात करें कि संख्या कितने प्रकार की होती है भाई। तो देखिए, संख्या मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 2 प्रकार? तो सबसे पहला प्रकार होता है वास्तविक संख्या, और इसी के बारे में आपको इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करना है। मैं आपको डिटेल में स्टडी करना है यहां तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक पूरा ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। हमारे क्लास 10th में जितना सिलेबस में दिया है उतना ही हमको अध्ययन करना है। तो वास्तविक संख्या एक हो गई और दूसरी हो गई बेटा काल्पनिक संख्या। तो संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। सबसे पहली कौन सी? वास्तविक संख्या, और दूसरी कौन सी बेटा? काल्पनिक संख्या। अब बेटा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या किसे कहेंगे? तो बेटा इसकी जो परिभाषाएं हैं, वैसे तो आपने संख्या के बारे में, वास्तविक संख्या के प्रकार, है ना, इनके बारे में आपने कक्षा 9वीं में पढ़ चुका है। लेकिन आपको फिर से मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? मैं फिर से आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको कुछ जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो भी अवधारणा है जो कि क्लास 10th में काम आने वाली है, वह क्लास 10th में जो काम आने वाली क्लास 9th की, है ना, तो मैं उसको फिर से क्या है, एक बार रिकॉल करा दे रहा हूं, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं बेटा। तो देखिए, इनकी परिभाषाएं हमारी परीक्षा में नहीं आएंगी। हमारा चैप्टर जहां से स्टार्ट होगा बेटा, है ना, जैसे संख्या की परिभाषा हमारी परीक्षा में नहीं आएगी। जहां से चैप्टर स्टार्ट होगा वहां से मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं इस चैप्टर में। तो मैं आपको क्या करूंगा, हर चैप्टर को पढ़ाते समय यह भी बात बता दूंगा कि यह चैप्टर में यह वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको हमको याद नहीं रखना है, केवल हमको समझ लेना है, वो भी चीजें मैं बता दूंगा। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब बेटा देखो, काल्पनिक संख्या के बारे में आपको कक्षा 10वीं में अध्ययन नहीं करना है, यह आपको उच्च कक्षाओं में पढ़ना है, कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं में। तो इसको बेटा क्लास 10th के अकॉर्डिंग हम बात करें तो इसको हमको अध्ययन नहीं करना है। लेकिन अगर हम बात करें कि आप बोलोगे सर हमको काल्पनिक संख्या के कुछ एग्जाम्पल तो बताइए क्या होते हैं, तो देखिए बेटा कुछ उदाहरण जो है काल्पनिक संख्या, जैसे कि हो गई -1,
1, जैसे कि हो गया -2, जैसे कि हो गया -3, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो हैं वो काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। बात करें वास्तविक संख्या, इसको तो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा है, एक बार मैं इसको भी बता देता हूं बेटा। अब आगे समझिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, इन दोनों को यदि हम एक जगह पे मिला करके रख दें तो ये दोनों जो संख्याएं हैं वह बनाती है बेटा सम्मिश्र संख्या, और जिसको हम कहते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोला मैंने कि कॉम्प्लेक्स नंबर। और यह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि यह जो सम्मिश्र संख्या है, यह सम्मिश्र संख्या भी आपको अध्ययन नहीं करना है कक्षा 10वीं में, यह क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है। तो क्लास 10 में सिलेबस में नहीं है तो इसको हमको अध्ययन नहीं करना है, सीधी सी बात है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमको क्लास 10 में इसको अध्ययन नहीं करना है। तो हमको अध्ययन करना क्या है? हमको अध्ययन करना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। आइए वास्तविक संख्याओं के बारे में समझते हैं। तो जैसा कि आपको पुरानी चीज याद तो होंगी, कम से कम थोड़ी बहुत तो याद होंगी। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं बेटा, ये आपने पढ़े हैं क्लास 9 में। एक बार मैं आपको ओनली रिकॉल करा दे रहा हूं बेटा। पहला नंबर होता है बेटा परिमेय संख्या, और दूसरी नंबर होती है बेटा अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में भी आपने क्लास 9 में पढ़ लिए हैं। और अगर आपने क्लास 9 में जितनी बातें पढ़ लिए हैं, मैं उसको यहां पर बिल्कुल भी जो है उसकी परिभाषा नहीं बताऊंगा, मतलब समझाऊंगा ओनली, केवल रिकॉल करा दूंगा, लेकिन परिभाषा नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि टाइम फालतू में वेस्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के प्रकार के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। अब बेटा परिमेय संख्या किसे कहते हैं यह तो आपको मालूम होगा। तो वैसे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि परिभाषा मैं नहीं बताऊंगा, बस मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं बेटा? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जहां पर हम क्या बोलते हैं कि जहां पर जो Q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सब आपने क्लास 9 में पढ़ा है बेटा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, अब बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के उदाहरण भी। आप अपरिमेय संख्या के उदाहरण जानते हैं बेटा। अपरिमेय संख्या के उदाहरण आपने क्लास 9 में पढ़ा है, जैसे कि कर्णी 2 हो गया, जैसे कि कर्णी 3 हो गया, जैसे कि कर्णी 5 हो गया, जैसे कि पाई हो गया। ऐसी बहुत सारी जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं बेटा। ठीक है, ये बेटा 5 लिखा हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो बात करें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, तो ये तो सब आपने बेटा पहले पढ़ चुका है, मतलब कि क्लास 9 में आपने इस चीज को पढ़ चुका है। तो आपको क्या आप अध्ययन करना है? आपको पढ़ना है बेटा वास्तविक संख्याओं के बारे में, है ना। वास्तविक संख्याओं के बारे में परिमेय और अपरिमेय संख्या हो गई हमारे पास। अब परिमेय संख्या के प्रकार ये भी अपने क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं। ठीक है बेटा, देखिए तो पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या है, फिर पूर्णांक है, फिर भाज्य है, अभाज्य है, सह अभाज्य है, सम संख्या, विषम संख्या। इन सब के बारे में आपने क्लास 9 में अध्ययन कर चुका है। मैं इसका फिर से जो है परिभाषा नहीं बताऊंगा। हमको क्लास 10 में क्या काम आने वाला है? हमको क्लास 10 में काम आने वाला है बेटा भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में और सह अभाज्य संख्या के बारे में। ये तीनों संख्या हमारे को बहुत महत्वपूर्ण है क्लास 10 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको जो है इस चैप्टर में लेकर के चलता हूं। आइए समझ लीजिए। तो हम लोग सबसे पहले यहां हेडिंग डाल दे रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में बेटा जो है परिभाषा, जैसे कि मैंने बोला क्लास 9 में नहीं आने वाली है, तो मैं आपको यहां परिभाषा लिखवाऊंगा भी नहीं। तो क्या होती भाज्य संख्या, आपको किसी बच्चे को याद होगी, किसी बच्चे को याद नहीं होगी। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए बेटा भाज्य संख्या को किसको, तो भाज्य संख्या को अपन लोग जो है कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर। और अभाज्य संख्या को बोलते हैं बेटा अपन प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। तो अपन ने बात किया प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो मैंने क्या लिखा? ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं बेटा।
ठीक है। और अगर हम बात करें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। तो यहां लिख दे रहा हूं, ऐसी संख्या जिसके केवल कितने गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बेटा अभाज्य संख्या। अब आप बोलेंगे सर ये गुणनखंड क्या होता है, ठीक है। तो बेटा गुणनखंड करना तो आपने छोटे क्लासेस में सीखा भी होगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहां गुणनखंड करके कुछ संख्याओं के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने कोई संख्या लिया, जैसे कि मैंने लिया बेटा कोई संख्या 15 ले लिया। अब मैं इसके गुणनखंड करना चाहता हूं, तो देखो मैं जैसे ही गुणनखंड करूंगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ हमने ये तो क्लास 8th में, क्लास 9th में सारी चीजें पढ़े हैं। देखिए, तो जैसे हमने बात किया 2 से भाग तो लगाओगे, तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा, तो हमको 3 से लगाना पड़ेगा। 3 5 6 15 और 5 1 5। तो बात करें यहां पर, देखो बेटा 15 के कितने गुणनखंड हैं, 15 के कितने गुणनखंड हैं, 15 के गुणनखंड हैं, मतलब क्या क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 1। तो 15 के कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 और 3। अब यहां पर आप देख लीजिए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब 15 एक भाज्य संख्या हो गई। अब मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूं, जैसे कि मैंने लिखा बेटा 7। अगर मैं 7 लिख रहा हूं तो मैंने बोला कि 7 जो संख्या है उसके गुणनखंड बताइए। तो आप बोलेंगे सर जो संख्या 7 है उसके गुणनखंड में लिखता हूं, 7 जो है 2 के पहाड़े में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा, अकेले में खुद के ही पहाड़े में आएगा। तो अगर मैं 7 का गुणनखंड लिखूं तो मैं लिखता हूं 7 गुणा 1। अब इसके कितने गुणनखंड हैं बेटा, इसके 2 गुणनखंड हैं, एक को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पर इसके कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड हैं। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका मतलब 7 एक अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है बेटा, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आपको बातें क्लियर हुई। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, क्या बोला मैंने, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जो है उदाहरण जो है आपको जो है मालूम ही होगा, आपने पहले पढ़ चुका है, लेकिन यहां पर मैं कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, उसको आपको है ना अपने नोटबुक में जो है वह राइट कर लेना है, वह लिख लेना है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है, देखिए समझ लीजिए। अगर हम बात करें कि आपके परीक्षा में यह सवाल पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, और संख्या जो एक है ना वो भाज्य है या अभाज्य है बताइए। ठीक है, तो आप थोड़ी देर सोचिए कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, इनके बारे में थोड़ा सोचिए, और जब तक मैं यहां आपको समझाता हूं। देखिए, तो जैसे मैंने लिखा बेटा संख्या लिखा, तो गिनती सबसे पहले मैं लिखता हूं 1 2 3 4। सबसे छोटी जो संख्या है ना वहां से स्टार्ट अपन कर रहे हैं। तो बात करें, अगर मैं बेटा 1 के गुणनखंड लिखता हूं तो 1 के गुणनखंड तो 1 ही आएंगे। अगर मैं 2 के गुणनखंड लिखता हूं तो 2 के गुणनखंड कितने आएंगे, 2 गुणा 1 आएंगे। 3 के गुणनखंड लिखता हूं तो क्या लिखूंगा बेटा, 3 गुणा 1 लिखूंगा। 4 के गुणनखंड लिखूंगा तो बेटा 4 के गुणनखंड करने के लिए आपको मालूम है कि 4 का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। तो ये तो बेटा आपको छोटी क्लासेस में आपने सीखे, आपको आता है, लेकिन एक बार फिर भी मैं बता दे रहा हूं, 2 दूनी 4 हो गया और 2 एकम 2 हो गया। तो 4 के गुणनखंड कितने हो गए, 2 गुणा 1। अगर मैं 5 के गुणनखंड लिखता हूं तो मैं लिखता हूं 5 गुणा 1, सीधी सी बात है। तो बात करें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या से रिलेटेड, मैं कुछ बातें आपको बता रहा था कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूं संख्या 1 की, है ना, मैं अगर बात करता हूं संख्या 1 की, तो संख्या 1 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, उसके बारे में यहां पे हमारे पास प्रश्न उठता है। तो देखो, संख्या 1 के कितने गुणनखंड हैं, संख्या 1 के केवल 1 गुणनखंड हैं। तो हमने अभी परिभाषा जो दिया उस परिभाषा में क्या था, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड होंगे उसे हम कहेंगे, केवल 2 गुणनखंड होंगे उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे, और ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। लेकिन हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, ऐसी संख्या जिसके 1 गुणनखंड होंगे उसको क्या कहेंगे। तो इसका यह मतलब है कि जो संख्या 1 है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, तो मैंने यहां पर लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर पहला कि जो बेटा 1 है ना, एक ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है।
ना ही अभाज्य संख्या है। मतलब जो एक है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। दूसरा नंबर का पॉइंट क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो सबसे पहले हमको कौन सी संख्या मिली जिसके केवल दो गुणनखंड है, तो संख्या आपको 2 मिली। तो इसका मतलब आप यहां लिखेंगे सबसे छोटी भाज्य संख्या, सॉरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले मैं अभाज्य बता देता हूं फिर मैं भाज्य बता दूंगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या लिख देते हैं अपन बेटा, 2 है। ये मैंने लिख दिया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है बेटा। अब अगर अपन बात करें तीसरा पॉइंट, क्या कि सबसे छोटी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैंने लिखा सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो देखो भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो बेटा आप देखिए सबसे पहले आपको कौन सी ऐसी संख्या मिली है 1 2 3 4 5 में जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको कौन सी संख्या मिली है, संख्या मिली है आपको बेटा कौन सी, 4 मिली है। ठीक है, संख्या 4 मिली है। तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा, तो यहां हम लिख देंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह क्या है, 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। ठीक है बेटा, समझ में आई सबको मेरी बात। तो हमारे पास ये जो इंपॉर्टेंट बात आई है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद एक जो है वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है, इसके बारे में जो है हमने यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या बोल रहे हैं, हम आगे जो है यहां से हम जो है अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, मैं अभी तक इस चैप्टर में काम आने वाली जो मुख्य बातें हैं, मतलब इस लेक्चर में पहला जो हमारा लेक्चर है उसमें जो काम आने वाली बातें हैं उसके बारे में मैं आपको समझा रहा था। ऐसे ही हम आगे भी करने वाले हैं कि जैसे मैं दूसरा लेक्चर पढ़ाऊंगा, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, किसी भी चैप्टर का कोई भी लेक्चर अगर मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ाने से पहले मुझे जो बेस बनाना होगा आप लोगों के लिए कि आप लोगों को बातें समझ में आए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले कुछ समय लूंगा फिर उसके बाद जो है एक्सप्लेन करूंगा बेटा। ठीक है, देखो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है, मतलब जो टॉपिक की बात करें हमारे चैप्टर पहला वास्तविक संख्या में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है बेटा, जो मुख्य टॉपिक हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वह है हमारे पास अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, और दूसरा है बेटा एचसीएफ और एलसीएम निकालना, और तीसरा है बेटा अपरिमेयता सिद्ध करना। तो एक बात याद रखें आप कि ये जो तीनों टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक हमारे परीक्षा में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो तीनों टॉपिक हैं हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इन तीनों टॉपिक से, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक और भी हैं, सब टॉपिक जिसको हम बोलेंगे, तो इससे 100% हमारे एमपी बोर्ड में सवाल आने की संभावना होती है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। इसको हम लोग आज अध्ययन करते हैं। देखिए चलिए समझ लीजिए। तो अगला टॉपिक हमारे पास है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय अगर हमारे परीक्षा में आएगा तो वह किस प्रकार से हमें पूछा जाएगा वह देखिए। हमारे पास यह क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए, ऐसा बोलेगा। या तो फिर आपको क्या बोलेगा कि आपकी पुस्तक में बेटा यह किस नाम से दिया हुआ है, यह दिया है एक तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय और दूसरा दिया है बेटा प्रमेय नंबर 1.1। तो मतलब यह है कि आपको प्रमेय 1.1 भी याद रखना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए आपके परीक्षा में कि प्रमेय 1.1 का कथन लिखिए तो भी आपको यही लिखना है। और अगर दूसरा सवाल कैसे आ जाए, ऐसा पूछ ले कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय लिखिए तो भी आपको क्या करना है, यही प्रमेय लिखना है। तो देखिए अब अपन यहां इसको समझते हैं। सबसे पहले मैं इसका कथन आपको एक बार जो है समझा देता हूं, फिर इसके बारे में डिटेल आपको आगे हम लोग समझेंगे। देखिए लिख रहा है इसका कथन कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो यहां क्या कह रहा है बेटा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो हमारे पास देखते हैं जो भाज्य संख्या है वो क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, यहां लिख रहा है भाज्य संख्या, है ना। तो मैंने क्या किया, कोई भी एक भाज्य संख्या यहां पर मैंने मान लिया, है ना। मैं कोई भी एक भाज्य संख्या यहां पर ले लेता हूं। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्या लिख रहा है कि यह गुणनखंड जो होगा अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। तो यह जो गुणनखंड है, थोड़ा सा ये बोर्ड जो है इधर हट गया है, इसको थोड़ा इधर कर देता हूं।
देखिए, तो यहां क्या लिखा हुआ है, यह कथन आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है और मैंने यहां सामने भी आपके लिख दिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो यहां पर क्या कह रहा है बेटा ये कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो सबसे पहले मैं कोई भाज्य संख्या ले लेता हूं। तो जैसे कि मैंने क्या किया बेटा, कोई भाज्य संख्या ले लिया, जैसे कि मैंने 10 ले लिया बेटा, है ना, 10 ले लिया। उसके लिए क्या बोल रहा है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है। तो यहां पर हमको क्या करना है, इसको अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है, मतलब हमको यहां पर अभाज्य संख्या से इसका भाग लगाना है। अब बेटा आपको यह बात मालूम है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, तो आपको यह बात मालूम है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है बेटा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, फिर हो गया 3, फिर हो गई 4 नहीं, 4 तो बेटा भाज्य संख्या है, फिर हो गया बेटा 5, फिर हो गया बेटा 7 और फिर हो गया 11 और इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या से इसका भाग लगाना है। तो सबसे पहले बेटा मैंने इससे क्या किया, 2 से भाग लगाया, तो 2 पंचे 10 और 5 एकम क्या आ गया 5। तो अगर मैं बात करूं 10 के गुणनखंड में लिखता हूं तो 10 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 5 गुणा 1, ये 10 के गुणनखंड आ गए। ठीक है बेटा, 10 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, 2 गुणा 5 गुणा 1। अब हमारे पास क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक जो भाज्य संख्या है मतलब 10 एक कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके बेटा 2 से अधिक गुणनखंड है। इसको क्या कर सकते हैं हम, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखो बेटा यहां पर अगर मैं बात करता हूं, यहां पर 2 5 जो है ये दोनों संख्याएं जो हैं वो कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आपने क्या किया है बेटा, आपने भाज्य संख्या को किसके रूप में व्यक्त किया है, किसके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया है, तो आपने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया है। अब जैसे बेटा 1 के बारे में बातचीत करें तो 1 के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, 1 ना तो भाज्य संख्या है, 1 ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है बेटा, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। तो मैंने क्या बोला, मतलब यह कथन क्या कह रहा है कि भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, पहला हमारा जो कथन है उसका जो पहली लाइन है वो तो हमने क्लियर कर लिया। अब क्या कह रहा है बेटा, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग समझने के लिए आगे चलते हैं। तो यहां पर बेटा मैंने क्या किया हूं, एक एग्जाम्पल ले लिया हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 15 कोई संख्या लिया। अब आपको मालूम है 15 जो है वो कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य, सोचिए, तो वह भाज्य संख्या है। तो 15 के मैं गुणनखंड बोला, तो मैंने क्या बोला, मैंने एक क्लास में गया मान लो कि, और मैंने बोला 15 के गुणनखंड निकालिए। तो 2 स्टूडेंट थे, एक स्टूडेंट ए और एक स्टूडेंट बी। तो ए स्टूडेंट ने क्या किया, 15 के गुणनखंड निकाला और बी ने भी निकाला। देखिए किस प्रकार से उन्होंने निकाले, समझते हैं। तो सबसे पहले बेटा स्टूडेंट ए की बात मैं कर रहा हूं, इसने सबसे पहले क्या किया, 3 से भाग लगाया, 3 5 6 15 और लिखा 5 एकम 5। तो इस प्रकार स्टूडेंट ए के द्वारा 15 के गुणनखंड इस प्रकार से लिखे गए, 3 गुणा 5 गुणा 1, ये लिखे गए। ठीक है बेटा, अब अगर हम बात करें स्टूडेंट बी की, तो स्टूडेंट बी ने क्या किया, सेम संख्या मैंने उसको बोला था 15, उसके गुणनखंड लिखो। तो उसने क्या किया, पहले संख्या 3, पहले अभाज्य संख्या 3 से भाग न लगाकर उसने 5 से भाग लगा दिया। तो उसने क्या किया, 5 से भाग लगाया, तो 5 दिया 15 और कितना आया, 3 एकम 3। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट बी के द्वारा जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं 15 के, वो क्या है बेटा, 5 गुणा 3 गुणा 1, यह है बेटा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, हमारा जो कथन है उसको एक बार जो है फिर से आप समझिए कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, 15 जो है बेटा भाज्य संख्या है, तो यहां मैं देख लेता हूं कि प्रत्येक जो है भाज्य संख्या मतलब 15 एक भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि पहला हमारा कथन का पहला पॉइंट है या पहला अपन बोल सकते हैं स्टेटमेंट है। अब उसके आगे क्या कह रहा है कि यह जो गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। इसका मतलब यह है कि बेटा ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, है ना, चाहे आप ए स्टूडेंट से निकलवाइए चाहे आप बी से निकलवाइए, मतलब चाहे आप ए तरीके से निकालो चाहे आप बी तरीके से निकालो, संख्या 15 के जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, उसमें 3 और 5 संख्या आएंगी, है ना। यहां पर भी क्या आ रहा है बेटा, 3 और क्या आ रही है 5, तो हमेशा 3 और 5 ही आएंगी। हाँ, उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, तो यह बोल भी तो रहा है कि उनके क्रम के बिना, मतलब उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो संख्याएं होंगी वह अद्वितीय होंगी। संख्याएं अद्वितीय होंगी मतलब क्या, कि यदि आप यहां पर पहले तरीके से अगर आप निकाल रहे हैं तो पहले तरीके में 3 और 5 आ रहा है, तो यहां पर भी 3 और 5 आएगा, लेकिन क्रम आगे पीछे हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसी
प्रकार आप दूसरा जो एग्जांपल है वह भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिया 75 और मैंने बोला कि इसके गुणनखंड निकालिए, तो क्या किए बेटा, वही बात है कि ए तरीके से मैं निकाल रहा हूं, ए स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूं। तो ए स्टूडेंट को जब मैं बोल रहा हूं तो उसने क्या किया कि सबसे पहले वही सिंपल सा, उसने जैसा उसको टीचर ने बताया था वह वैसा ही काम करता है। इसका मतलब सबसे पहले वह छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या, फिर उससे बड़ी अभाज्य संख्या से भाग लगाता है। तो देखिए सबसे पहले 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 6 15, फिर 5 से भाग लगाएंगे, 5 हम 25 और हो जाएगा 5 1 हम 5। तो 75 के यदि मैं गुणनखंड लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है बेटा। अब अगर बात करें कि स्टूडेंट बी की अगर हम बात करें तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि हमारे पास है स्टूडेंट बी। स्टूडेंट बी को भी मैंने बोला 75 के गुणनखंड निकालो, लेकिन स्टूडेंट बी क्या कर दिया कि सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से ना भाग लगाकर उसने थोड़ी बड़ी अभाज्य संख्या से भाग लगाया, मतलब 5 से। तो इसने क्या किया, 5 एकम 5 बचेगा 2, तो 5 हम 25 हो जाएगा। फिर 5 से भाग लगाएगा, 5 तिया 15, फिर 3 से भाग लगाएगा, 3 एकम 3। तो इस प्रकार 75 के गुणनखंड बी स्टूडेंट के द्वारा या दूसरी विधि के द्वारा बोल सकते हैं अपन, वह आएगा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 1। तो देखो यह जो कथन, यह जो अपना प्रमेय है वो क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, 75 एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्या कहता है कि यह जो गुणनखंड होगा, अभाज्य संख्याओं के जो गुणनखंड होंगे, मतलब जो अभाज्य संख्या होंगी उनको वो यूनिक होंगे, मतलब वो अद्वितीय होंगे, लेकिन उनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। तो अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय है, तो क्रम आगे पीछे हो सकता है। यहां पर भी देखो बेटा, पहले कौन आया है 3, फिर 5, फिर 5, यहां पर कौन आ गया है 5 5 और कौन आ गया है 3 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर संख्या दोनों में सेम आ रही है, 2 बार 5 1 बार 3, 2 बार 5 1 बार 3, दोनों में आ रहा है, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है, जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है। और यही यह कथन हमारे को कह रहा है। तो यहां देख लीजिए, वही बात तो है कि कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहां देखा। और क्या कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है, मतलब अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या जो होंगी वह यूनिक ही होंगी किसी संख्या के लिए। देखो यहां पे 3 5, यहां पे भी 3 5 15 के लिए, 75 के लिए 3 5 5, 75 के लिए 5 5 3, मतलब 2 बार 5 आ ही रहा है, पर संख्या जो है वो सेम है, लेकिन इनका क्रम आगे पीछे हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बेटा, जैसा कि हमारा जो है वह टॉपिक चल रहा है, क्या चल रहा है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में हमने क्या निकालना सीखा है, हमने निकालना सीखा है बेटा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का क्या मतलब होता है, अभाज्य संख्याओं से आपको क्या करना है, भाज्य संख्याओं को भाग लगाते जाना है और उनको गुणा के रूप में लिखते हुए चले जाना है। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर प्रश्नावली मैं स्टार्ट कर रहा हूं, मैं ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मतलब इसी प्रकार से। सबसे पहले मैं कोई एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हमारी जो बुक में दिए हुए हैं, हम उसको करने वाले हैं। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर दिया हुआ है आपकी बुक में पहला सवाल कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो बेटा मैं क्या करता हूं, कोई एक संख्या ले लेता हूं और उसके अभाज्य गुणनखंड लिख देता हूं, बाकी आप लोग बनाइएगा। अगर आपसे बनते हैं तो बनाइएगा, नहीं तो मेरे से पूछिएगा कि सर हमसे वाला क्वेश्चन नहीं बन पाया। देखिए सबसे पहले मैं कोई भी एक संख्या ले लेता हूं, जैसे 156 ले लिया बेटा मैंने। तो मैं सबसे पहले 156 के अभाज्य गुणनखंड, तो सीधी सी बात वही है कि आपको अभाज्य संख्या से भाग लगाना है। अब इसके बेटा अंतिम में देखो 6 है, अंतिम में 6 है, तो इसका मतलब इसमें यह 2 से भाग लग सकता है इसमें। तो लगाते हैं बेटा, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 कितना हो जाएगा 14, 15 है 1 बचेगा, 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर 8 है तो 2 से फिर भाग लग जाएगा, फिर हम लिखेंगे 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 1 बचेगा, ठीक है, और 2 निया कितना हो जाएगा 18, है ना, तो ये 18। फिर बात करें अपन किससे, 2 से तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि आखिरी में कितना है 3 है। अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा 13 हो जाएगा, क्योंकि 13 एक कौन सी संख्या है बेटा,
अभाज्य संख्या है। 13 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 13 खुद के पहाड़े में आता है। तो यहां से बेटा आपने कक्षा 9वीं में इसी प्रकार की एक परिभाषा आपने पढ़े होंगे। क्या परिभाषा पढ़े होंगे? किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या हम तब कहते हैं, पहला तो मैंने अभी बताया कि केवल उसके 2 गुणनखंड हो। दूसरी परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्या जो कि 1 से विभाजित हो या खुद से विभाजित हो। ठीक है बेटा, मतलब एक के पहाड़े 1 से तो विभाजित हो ही जाएगी, और खुद से विभाजित हो मतलब खुद के पहाड़े में आए, किसी अन्य के पहाड़े में ना आए। तो वही बात है, यहां पर 13 के लिए हमने लिखा, तो मैं यहां लिख देता हूं 156 का के अभाज्य गुणनखंड। तो मैंने यहां लिखा 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो आप देख लीजिए क्या क्या होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हो जाएंगे बेटा, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर 2 है ना, 2 बार है तो मैं लिख दूंगा 2 की घात 2 हो जाएगा, और है बेटा 3, और कितना है बेटा 13, और गुणे में कितना है बेटा 1। तो 156 जो है उसके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हो जाएंगे। इसी प्रकार से बेटा आप 3825, 5005 और 7429 के भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, हमारे पास जो टॉपिक हैं वह कौन कौन से टॉपिक हैं उसके बारे में आप देखिए। सबसे पहले हमारे पास था अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, इसको मैंने समझाया, प्रमेय नंबर 1.1 भी कहते हैं। इससे रिलेटेड जो सवाल हमारे पास थे हमारी बुक में, वह कौन से सवाल थे कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करिए संख्या को, है ना, तो वो यहां पर हमारे पास हमने सॉल्व किया भी, देख लीजिए सबसे लास्ट में हमने वही किया है। ठीक है, सबको समझ में आया? अब इसके आगे हमको बढ़ना है। देखिए बेटा, चलिए तो बेटा, जैसा कि हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है जो कि क्या था, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि क्या है, HCF और LCM। अब बेटा मैं क्या करता हूं, किन्हीं भी संख्याओं के HCF और LCM निकालना आपको सिखाता हूं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF और LCM निकालना। क्या बोला मैंने? मैं आपको सिखाने वाला हूं किन्हीं भी संख्याओं के, है ना, किन्हीं भी 2 संख्याओं के को 2 संख्या भी हो सकती, 3 भी हो सकती, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, उनके आपको क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। कौन सी विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, जो कि मैं अभी आपको कराने वाला हूं, अपने सिलेबस में ये दिया हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये वाला टॉपिक तो हो गया। अब सेकंड टॉपिक हमको क्या करना है, सेकंड टॉपिक हमको करना है बेटा LCM और HCF निकालना। तो सबसे पहले मैं आपको LCM निकालना सिखाता हूं बेटा। ठीक है, LCM निकालना। LCM को, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, तो यहां लिख देता हूं लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन फैक्टर LCM। चलिए, तो जैसे मान लो बेटा मैंने क्या किया, कोई एक संख्या लिया, जैसे कि मैं कोई संख्या 2 संख्या लेता हूं। ठीक है, उसके बारे में अपन देखते हैं कि जैसे कि मान लो कि मेरे पास संख्या है, पहले मैं सिंपल से स्टार्ट करता हूं, फिर हमारी बुक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि LCM निकालना है मेरे को संख्या 10 का और संख्या 20 का, पहले मैंने सिंपल सा लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमको अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। और अभी आपने क्या देखा है कि अभाज्य गुणनखंड जो है वह निकालना सीखा है बेटा, मैंने अभी आपको सिखाया था। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिख लेते हैं। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे बेटा, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 5 से हम लोग क्या कर सकते हैं, 5, तो यहां हो जाएगा 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं 10 के अभाज्य गुणनखंड लिखता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणा 5 गुणा 1 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब उसी प्रकार में लिखता हूं बेटा 20 के अभाज्य गुणनखंड। अपन क्या कर रहे हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य मतलब LCM निकालना हम सीख रहे हैं। आइए हम 20 के गुणनखंड निकालते हैं। तो 20 के क्या गुणनखंड होंगे, सबसे पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 और 0 है तो 0, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 पंचे 10, फिर बेटा 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5। तो हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, जिसका 20 का सबसे पहले मतलब अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे 2 को 2 बार लिखा हुआ है तो 2 की घात लिखेंगे 2, है ना, 5 की घात 1 तो नहीं लिखेंगे, 5 की लिखेंगे और गुणा में 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहां लिख देता हूं 10, 20 जो है 2 संख्या का क्या लिखूंगा, LCM।
10 और 20 का एलसीएम क्या होगा वो कैसे निकालेंगे। देखिए बेटा, जब भी कभी आप एलसीएम निकालें किन्हीं भी दो संख्या या दो से ज्यादा संख्याओं का भी, तो आप क्या करें, सबसे पहले कॉमन जो आया है, कॉमन जो संख्या आई है आप उसको देखो, कॉमन अभाज्य संख्या। तो यहां पर आप देखें, आपके पास यहां कॉमन अभाज्य संख्या कौन आई है, यहां 2 आई है और यहां पर भी 2 आया है। ठीक है बेटा, अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि इन दोनों में से आपको क्या लेना है। तो इन दोनों में से आपको किसको लेना है, जिसकी घात ज्यादा होगी। याद रखना, लघुत्तम समापवर्त में जिसकी घात ज्यादा होगी उसको लेना है। तो यानी यहां लिखा 2 की घात कितना लिख दिया बेटा, 2। अब यहां पर अगला जो है कॉमन संख्या 5 है, अगली कॉमन संख्या 5 और 5 है। तो अगर मैं इसका जो है वह लघुत्तम समापवर्त में मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं किसको लिखूंगा, तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि एलसीएम में अपन क्या करते हैं, कॉमन संख्याओं के है ना बड़ी घात को लिखते हैं। तो यहां पर बेटा दोनों की घात तो 1 है, तो दोनों की घात 1 है, तो बेटा अपन लोग सबसे बड़ी घात तो 1 ही होगी, मतलब वहां अब 1 और 1 है, यहां पर भी वही बात है 1। अब अगर हम इनको सॉल्व करें तो हमारे पास कितना आएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, 20 एकम 20, मतलब कि हमारे पास 10 और 20 का लघुत्तम समापवर्त कितना आएगा, 20 आएगा। तो यह एक सिंपल सा जो है क्वेश्चन था लघुत्तम समापवर्त का, ठीक है, जिसको आपने लघुत्तम समापवर्त किस विधि से निकाला, आपने निकाला अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब आगे आइए बेटा, और भी दूसरे सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि कोई संख्या लिया दूसरा, है ना। चलो एक काम करता हूं बेटा, मैं यहीं पर आपको एचसीएफ भी समझा देता हूं, यहीं पर मैं आपको एचसीएफ निकालना भी सिखा देता हूं बेटा। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करे थे एलसीएम की, पहला नंबर मैंने एलसीएम निकालना सिखा दिया। अब दूसरा नंबर मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर बेटा इसी के नीचे वैसे मुझे लिखना था लेकिन आया नहीं, तो मैंने यहां लिख दिया। चलो, तो मैंने यहां लिखा 10,20 का मैंने क्या लिखा, एचसीएफ। कैसे निकालते हैं बेटा एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं, एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही सेम जो आपने एलसीएम में किया था। आपने क्या किया, यहां पर आपको क्या देखना है, सेम संख्या, मतलब कि जो संख्या समान है उसको देखना है। अब एलसीएम में आपने क्या किया था कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, बड़ी घात को लिया था। एचसीएफ में क्या करेंगे, छोटी घात को लेंगे। तो 2 की घात 2 है और यहां 2 की घात कुछ नहीं तो 1 है, तो आप 2 की घात 1 को लेंगे। फिर बात करें, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, तो फिर से वही बात, छोटी घात लोगे तो 5 की घात तो 1 ही यहां पर है और वहां पर 1 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। तो 10 और 20 का एचसीएफ 10 आएगा, 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है बेटा, आगे और हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा बेटा, कोई दो संख्या मैंने लिखा 25 और मैंने लिखा 75। बेटा मैं अभी आपको सिंपल क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। तो यार एक काम करते हैं, अपन एक काम कर लेते हैं, 75 ना लेकर के अपन कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 40 लिख दिया। चलो सिंपल सा 25 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, 25 के अभाज्य गुणनखंड। मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख रहे हैं, इसलिए यहां पर मैं बेटा अभाज्य गुणनखंड बार बार लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं 25 के अभाज्य गुणनखंड अगर मैं लिखता हूं तो बेटा 25 का हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 5m 25 और 5 एकम 5, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5 की घात 2 गुणा में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसी प्रकार अगर हम बात करें 40 के हम लोग को अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तो 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, आइए हम यहां निकाल लेते हैं। तो 40 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 गुणा, है ना, 2 से चले जाएगा तो 2 दूनी 4 और 0 फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 फिर 0 फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, तो कितना आ गया, 2 की घात 3 गुणा 5 गुणा 1। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आया। अब इसका हम लोग इसमें एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको आप समझिए। अभी इससे पहले मैंने जो टॉपिक जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था आप उसका यूज कर लीजिए बेटा। तो जैसे कि मैंने यहां लिख देता हूं बेटा 25, 40 का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम, इसका मुझे एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या निकाला, एलसीएम कैसे निकालूंगा, तो मैंने अभी आपको समझाया था सबसे पहले क्या ढूंढना है, सबसे पहले ढूंढना है कॉमन संख्या, है ना, उभयनिष्ठ संख्या। तो देखिए यहां 2 है लेकिन वहां 2 नहीं है,
है ना, और यहां 5 है लेकिन वहां 5 है, यहां 1 है, वहां पर भी 1 है। तो आप बोलेंगे सर अगर मान लो हमारे पास ऐसी संख्या आ गई जो कि कॉमन नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम में हम उस संख्या को इंक्लूड करेंगे, एलसीएम में हम उन संख्या को लेंगे। मतलब यहां पर मैं 2 की घात 3 लिख दिया बेटा, ठीक है। फिर बात करें, अगला है 5, तो 5 की घात 2 और 5 की घात यहां कुछ नहीं है, मतलब 1। मैंने अभी आपको समझाया था कि एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग बड़ी घात को लेते हैं। तो हमने क्या लिखा यहां, बड़ी घात। तो 5 की घात कितना हो गया, 2 और 1 है तो 1। अब इनका आप लोग जो है बेटा गुणा कर सकते हैं। तो 2 की घात 3 मतलब 2 तिया 6 हो जाएगा, ऐसा मत बोलना। 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा में 3 बार लिखा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हो गया बेटा ये 8 गुणा 5 की घात 2 मतलब कितना हो गया 25, और 25 का गुणा 1 से तो 25 एकम 25। अब 8 का गुणा 25 से आप कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 की 100 हो जाएगा 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 200। 25 और 40 का एलसीएम आएगा 200, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं, सर हमें एचसीएफ निकालना सिखाइए। आइए बेटा आपको एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। तो मैंने यहां लिखा 25, 40 का मुझे क्या निकालना है बेटा, HCF। तो कैसे निकालेंगे HCF, देख लीजिए। मैंने आपको HCF में क्या बताया था, सबसे पहले कॉमन संख्या ढूंढो, मतलब कि जो कॉमन है। तो यहां पर 2 की घात 3 है लेकिन वहां 2 नहीं है। हमने एलसीएम में क्या किया था, यहां पर 2 की घात 3 है लेकिन वहां 2 नहीं था, लेकिन हमने उसको इंक्लूड किया था, देखो यहां लिखा हूं। लेकिन HCF में हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब केवल हम कॉमन संख्याओं को ही लिखेंगे बेटा। तो यहां देखिए, यहां कॉमन है 5, अब आ गया हमारे पास कॉमन। अब यहां पर हमने क्या बोला था, इससे पहले क्या सिखाया था आपको कि HCF में हमने बोला था कि आपको छोटी घात को लिखना है। तो यहां मैंने लिखा छोटी घात, 5 की घात कितना लिख दिया 1, और 1 तो अपने पास है, तो हमारे पास कितना आ गया 5 एकम 5। तो इसका मतलब एलसीएम जो है 25 और 40 का आया 200, और 25 और 40 का HCF कितना आया 5 आया। समझ में आई बेटा मेरी बात, क्लियर हो गया। अब बेटा मैं आपको आपकी बुक में जो सवाल दिए हुए हैं, सवाल नंबर जो है 3रा सवाल है, उसको मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप उसको करिएगा, ठीक है। बाकी की बातें अगले लेक्चर में।